बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है वो ओ लेवल्स पेपर्स हैं IGCSE के, वो पेपर्स हम देख रहे थे और उसके अंदर टॉपिक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा था। ये टॉपिक्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्डिंग के रिलेटिवली करवा रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स में करवाए गए हैं, कुछ गर्ल्स में। तो मुमकिन है कि वो हिस्सा जो कि मैं बॉयज़ में करवा चुका हूँ वो आपने ना किया हो, लेकिन उसकी वीडियो जो होगी वो इस ड्यूरेशन में मैं अपलोड कर दूँगा, तो फिर दोनों आपके पास कवर अप हो जाएंगे। तो अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा, यानी कि हमारे पास जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे रिकॉर्ड कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बेटे, देखिए भाई, विजिबल है या और बड़ा किया जाए? ठीक है भाई। क्वेश्चन ये है कि टू फॉल्टी एमीटर्स, ये 4 एमीटर हैं, इसमें से 2 फॉल्टी हैं, 2 खराब हैं कोई से। अच्छा, अगर चारों सही होंगे तो जब करंट इसमें से फ्लो करेगा तो सेम अमाउंट ऑफ करंट गुजरेगा। क्यों? क्योंकि एक ही पाथ अवेलेबल है। अगर आप 10 एमीटर भी लगा दें तो आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? सेम। एंड 2 और 2 क्या है? परफेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज में इनको जोड़ दिया गया। तो ये कह रहे हैं द रीडिंग ऑन एमीटर्स आर, ये 4 रीडिंग्स आ रही हैं एमीटर पे, A1 A2 A3 A4। तो अब ये कह रहे हैं कौन से 2 एमीटर्स जो हैं वो खराब होंगे। क्योंकि देखें A2 और A3 के ऊपर रिजल्ट सेम आ रहा है, A1 और A2 और A3 पे सेम आ रहा है, जबकि यहाँ पे रिजल्ट क्या है? डिफरेंट है। तो जहां पे रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो क्या होंगे? फॉल्टी। अब फॉल्टी होने का मतलब क्या हो सकता है? उसमें चेंज ऑफ स्केल का एरर हो सकता है रेजिस्टेंस, या बहुत अरसे से इस्तेमाल करते हुए उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर गई हो। लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 2 जो होंगे ये क्या होंगे? ठीक है, परफेक्ट होंगे, सही होंगे, बेहतर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर क्या होना चाहिए? A2 एंड A4। नहीं, इसमें आपने बताना है विच 2 एमीटर्स आर फॉल्टी। तो फॉल्टी A1 और A4। तो A1 और A4 फॉल्टी होने का मतलब क्या है कि आंसर क्या आ जाएगा? B। स्टूडेंट्स वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर R। तो उसने एक सर्किट बनाया जिसमें उसने वोल्ट मीटर और एमीटर लगाया। अब जानते हैं कि एमीटर हमेशा पाथ पे लगता है और वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल। तो बताइए, यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस के पैरेलल एमीटर लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया, यूं तो नहीं लग सकता। इसको यहां होना चाहिए था और इसको यहां होना चाहिए। तो अब सेकंड केस में देखें, वोल्ट मीटर आप सही जगह पे लगाए और एमीटर भी ठीक लगा। चाहे मीटर आप यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम, एक ही हो। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास सही। ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों पैरेलल है। सही। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर मैंने एक वोल्ट मीटर यहां लगाया और एक और वोल्ट मीटर यहां लगा दिया, बताइए इन दोनों वोल्ट मीटर में ज्यादा रिजल्ट ए पे आता है, ऊपर वाले वोल्ट मीटर पे आता है या नीचे वाले? सेम आएगा। इक्वल ऐसे ही आएगा जैसे ऊपर वाले केस में एक पाथ के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा एमीटर सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट मीटर भी लगा दूं ना तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला देखिए। अच्छा, ये स्टैटिक से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि टू वेरी लाइट चार्ज्ड बॉल पी एंड क्यू आर हंग। ठीक है ना? ये 2 बॉल्स जो हैं वो एक नेगेटिवली चार्ज शीट के सामने आपने हैंग किए हैं। अब क्या हो रहा है कि P इज मूविंग अवे और Q इज मूविंग टूवर्ड्स, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव। ऐसा ही है। तो बताइए ये क्या है? व्हाट आर द ओरिजिनल चार्जेस ऑन P एंड Q? तो P नेगेटिव होना चाहिए, तो P नेगेटिव ये दोनों है और Q क्या है? पॉजिटिव है, ये है। तो आंसर क्या होगा? बी। सही। आप यहाँ पे क्या चीज चेक करेंगे कि चार्जेस जो हैं वो कौन से हैं। तो जहां पे अट्रैक्शन होगी जाहिर बात है वो ऑपोजिट चार्ज होगा, और जहां पे रिपल्शन होगी वो लाइक चार्जेस। अब इसमें देखें द सर्किट विच शोज हाउ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस द सेल। अब यहां पे कह रहा है ये सेल या बैटरी का, देखिए सेल ये है ना, ये है सेल। बताइए अगर मुझे इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल मालूम करना, तो सेल के कैसे लगना चाहिए, पैरेलल। अब यहां पे देखिए ये जो वोल्ट मीटर लगा है ये मुझे पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वोल्ट मीटर इस सेल का वोल्टेज आपको देगा। अगर मैंने यहां लगा दिया तो इसका मतलब क्या, वोल्ट मीटर में से क्या चीज गुजर रहा होगा, करंट, या वोल्ट मीटर अपना ही पोटेंशियल बता रहा हो, ये एक अलग चीज हो जाएगी, है बेटा। नहीं, रीडिंग देगा लेकिन वो रीडिंग उस वक्त अपना ही पोटेंशियल बता रहा हो, लेकिन इतनी तफसीलात में ना जाए कि अपना बता रहा है या नहीं। हाँ देखिए, अगर सेकंड रेजिस्टेंस नहीं होती, बी, कहा मेरा बेटा, ये नहीं होता, हाँ बिल्कुल सही, ग्रेट। यानी कि होता यह है कि मैंने वोल्ट मीटर यहां लगाया है ना, देखिए अगर मैं इस अगर ये ऐसे होता, देखिए रेजिस्टेंस ऐसे होती, यहां पे आपके पास सोर्स आ जाता, ठीक है। अब ये मुझे बताइए कि अगर मैंने सोर्स का पोटेंशियल बताना है तो मैं ऐसे लगाऊंगा वोल्ट मीटर, है भाई। अगर मैं यहां लगाने के बजाय यहां लगा देता तो भी तो रिजल्ट वही देता, यानी कि असल में रिजल्ट क्या दे रहा होता, जो सोर्स का पोटेंशियल होगा वही किसका होगा, रेजिस्टेंस। लेकिन अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या, आपने एक को, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं ऐसे, तो जो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल आएगा वही पोटेंशियल किसका होगा, इसका होगा। या इस वाले केस में अगर मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दूं, अगर इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दूं और पोटेंशियल फाइंड आउट करूं यहां लगाकर ऐसे, ये रेजिस्टेंस रिमूव कर दी है, ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मैं वोल्ट मीटर ऐसे लगा दूं, यहां नहीं लगा हुआ हो, ऐसे लगा हुआ, देखो ये वोल्टेज किसका बताएगा, इस रेजिस्टेंस का भी, और वोल्टेज किसका बताएगा, बैटरी, क्योंकि बैटरी से निकलने वाला पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। मतलब एक रेजिस्टेंस है तो जितना पोटेंशियल जा रहा है पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब बैटरी प्रोवाइड कर रही है 5 वोल्ट, एक ही रेजिस्टेंस है तो 5 ही 5 आएगा। अगर दो रेजिस्टेंस है तो 5 जो होगा वो दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, 2 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2.5 में हो गया, 1 4 में हो गया, 5 0 में भी हो सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस एक ही है तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और तो कुछ है ही नहीं। तो जो पोटेंशियल आपके पास बैटरी का होगा वही पोटेंशियल उस रेजिस्टर का भी होगा। तो अगर तुम रेजिस्टर का पोटेंशियल निकाल लो तो वही पोटेंशियल किसका निकलेगा, बैटरी का। हाँ कहिए, तब नहीं है, मैंने नहीं, आपसे हम पैरेलल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही। और उसके अलावा किसी भी, क्योंकि देखें 3 रजिस्टर पैरेलल लगे, जो पोटेंशियल दिया जा रहा है, जो बैटरी 5 वोल्ट दे रही है वो इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है। मैं यहां रख के चेक करूंगा क्या आंसर आएगा, 5। मैं इधर रखूंगा 5, इधर रखूंगा 5, सेल पे रखूंगा तो भी क्या आएगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल के ऊपर चेंज, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही काम किससे होगा, सीरीज में करंट के लिए होगा। बैटरी से निकलने वाला करंट मेजर करो, 1 एम्पियर आए, पहले रजिस्टर से गुजरने के बाद 1 एम्पियर, दूसरे से गुजरने के बाद 1 एम्पियर, और तीसरे से बाद 1 ही एम्पियर, तो उसमें वेरिएशन नहीं है। तो ये हम जो अभी कर रहे हैं ये हम विजुअली देख रहे हैं, लेकिन इसकी थ्योरी जो आपने की है उसके थ्रू ये इसको प्रूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या था, ये बात, a polythene rod repel an inflated balloon hanging from a nylon thread, which charge must be the rod। अब बताइए क्या कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल करने का मतलब क्या, लाइक हो गया, अनलाइक, लाइक चार्ज, सेम चार्ज हो गया, समझ गए ना। रिपल्शन का मतलब क्या हो गया, सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस। तो द रॉड एंड द बलून कैरी ऑपोजिट चार्जेस, नहीं, लाइक चार्ज, सही बेटे। अच्छा देखिए, द सर्किट इज सेटअप विद अ गैप बिटवीन द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई। यहां पे आप क्या करते हैं, एक दफा वुड लगा देते हैं। बताइए जब मैं वुड प्लेस करूंगा तो करंट फ्लो करेगा, बताइए करंट फ्लो ना करने की वजह यह है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई है, बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा।
इसका मतलब क्या है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़कर इनफाइनाइट हो गई है, एक बहुत हाई वैल्यू दे रहा है, तभी वो करंट को फ्लो। अच्छा, ग्लास रॉड इस स्टील कम होती है, यानी कि मेटल है, कंडक्टर है, तो कंडक्शन परफॉर्म कर देगा तो मीटर रीडिंग देगा, जबकि रबर के ऊपर भी रीडिंग। तो मेरे ख्याल में आंसर यही पूछ रहा होगा कुछ। क्या कह रहा है ये, विच स्ट्रिप्स कंप्लीट, कौन सा स्ट्रिप ऐसा होगा जो कि वो सी करेगा, वजह क्या है इसकी, क्योंकि वो कंडक्टर। इसमें दोनों चीजें होती हैं, तो फिर ये कहता है विच ऑफ द टू मेंशन कर, तो आपको दो मार्क करने पड़ते हैं, एक के ऊपर नहीं होता। स्टील में से भी गुजरेगा और कॉपर में से भी गुजरेगा। अब स्टील में से अमाउंट ऑफ करंट कम गुजर रहा होगा, लेकिन ज्यादा और खराब सही, स्कूल का पेपर थोड़ी है। स्कूल के अंदर तो मैं बार बार सबसे बेहतर ऑप्शन बोल देता हूँ ना, लेकिन एग्जाम के अंदर सबसे बेहतर ऑप्शन नहीं आता। एग्जाम में बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर। देखिए ये IGCSE के क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन डबल ऑप्शन के ऊपर नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चंस बनाए ही ऐसे आते हैं। जब हम आगा खान में जाते हैं ना, और वहां पे जाके हमारी वर्कशॉप्स हो रही होती है, तो वहां पे बताए जाते हैं कि नहीं जी ऑप्शन क्लोज हो लेकिन कंफर्म्ड हो, और जो खुद बना के दे रहे होते हैं उसमें बाज दफा दो दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो एक ही ऑप्शन के ऊपर होते हैं। हाँ, अगर आप इस सेंस में सोचें कि कॉपर दिया हुआ है और स्टील दिया हुआ, तो आपके जहन में आना चाहिए कि बेस्ट कंडक्टर क्या है, कॉपर। तो कॉपर लिखना ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत स्टील। लेकिन इस तरह का अगर सवाल बनाया गया है तो इंतहाई बेहुदा सवाल, उसको नहीं ले लिया जाए। Measure the potential difference across the device and the current in it. Which calculation gives the resistance of a device? भाई एक आपने क्या किया, एक सर्किट बनाया एक बच्चे ने, और बनाने के बाद उसने क्या क्या मेजर किया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V को मेजर किया और करंट को मेजर किया I को। बताइए इफ he wants to calculate the resistance, तो R is equals to V अपॉन, तो V और I को, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को क्या कर देगा, डिवाइड कर, सही। तो आपको क्या देगा ये, रेजिस्टेंस। अच्छा, हाँ मेरा बेटा, ये बी, देखें V ऊपर जाएगा और I नीचे आएगा, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान अगर आप ग्राफ बनाएं तो वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कहां से पास होना चाहिए, जीरो से पास, सही। अच्छा, वो जो ग्राफ बन रहा है अगर वो y एक्सिस से क्लोज होने लगे तो क्या मतलब, हाँ बेटा, करंट क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर लाइन मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस तो करंट इंक्रीज कर रहा है और रेजिस्टेंस डिक्रीज। अच्छा देखिए भाई, इसमें क्या कर रहे हैं, व्हिच सर्किट कुड बी यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस। भाई ये तो नहीं कर सकता मैं रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों एमीटर्स लगे हुए हैं, पोटेंशियल कैसे मालूम करूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए होते हैं। यहाँ पे ये भी नहीं होगा, दोनों वोल्ट मीटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये उल्टा लगा दिया इन्होंने, यहाँ पे ये सही लगा, तो यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर लगाया हुआ है ताकि वोल्टेजेस आप करते भी थे, याद करें प्रैक्टिकल के अंदर आपने किया होगा कि आप एक तरफ से रेजिस्टेंस को, तो अब आपके पास आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, आयरन है, ठीक है भाई। प्लास्टिक में से करंट क्यों नहीं कंडक्ट होता, और रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूवमेंट के लिए पाथ अवेलेबल नहीं होता, ये भी आप मान। अच्छा भाई, इसमें क्या है, वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ, ये भी वैसा ही है। क्या है भाई ये, देखो भाई, इन विच सर्किट डज द वोल्ट मीटर रीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप। लैंप कौन सा है भाई, ये है लैंप। बताओ ये तो नहीं कर सकता, यहाँ पे ये भी नहीं कर सकता। कैसे होना चाहिए था, ऐसे ना, ऐसे होना चाहिए। और देखो भाई, क्या ये कर सकता है, क्या ये कर सकता है, देखो इस वाले, देखो वोल्ट मीटर अगर मैं लगाने के लिए जा रहा हूं
तो वोल्ट मीटर और लैंप के दरमियान कोई और इक्विपमेंट नहीं है। समझ रहे हैं? अच्छा, डी में देखिए, ये वोल्ट मीटर है, ये जो वायर यहां पे आ रहा है, इस वायर को स्लाइड करते हुए अगर यहां लगा दो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये जो वायर यहां पे आ रहा है, इसको स्लाइड करते हुए यहां कर दें तो ये वैसे ही लग गया ना। और दूसरी अहम चीज देखिए, अगर मैं वोल्ट मीटर हटा दूं तो बताइए, दीज टू डिवाइसेस कनेक्टेड पैरेलल, तो वट एवर द पोटेंशियल अपेयर्स ऑन द बल्ब सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टर। तो बताइए, इफ वी आर प्रोवाइडिंग 5 वोल्ट वोल्टेज, तो दोनों के ऊपर क्या क्या आएंगे, 5 5। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये वोल्ट मीटर बैटरी का पोटेंशियल बता रहा है तो वो बल्ब का भी होगा और रेजिस्टर। नहीं समझो? यानी कि देखिए, बल्ब और रेजिस्टर दोनों क्या हैं, कनेक्टेड पैरेलल। तो बताइए, जो पोटेंशियल बैटरी का होगा वो ही पोटेंशियल किस पे आएगा, और रेजिस्टर पे भी। अगर क्वेश्चन में ये कहता बल्ब नहीं रेजिस्टर का बताओ, तब भी यही फिगर होती। अब यहां पे बताइए, इस रूम में जो ट्यूबलाइट्स और फैंस हैं, ट्यूबलाइट है गिने तो कितनी है, 3 और 3 6 और 12। ये 12 जो है, इसके ऊपर पोटेंशियल क्या है, 3 220। और जो पंखे हैं 4 4 8, इनके ऊपर भी पोटेंशियल क्या है, 3। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मैं कहूं कि 6 फैन पे पोटेंशियल क्या आ रहा होगा, तो जो सोर्स का पोटेंशियल होगा वही 6 फैन का भी होगा, जो 5th ट्यूबलाइट का होगा वही सेम पोटेंशियल होगा जो कि कब के ऊपर। कहिए सर, अगर एक बल्ब को सिर्फ एक सर्किट में बल्ब हो और दूसरे सर्किट में किसी रेजिस्टर से पैरेलल हो, दोनों में उसका एक मिनट भाई, सुन ले। एक सर्किट के अंदर एक बल्ब लगा हुआ, मसलन मैंने एक बल्ब लिया है, उसमें से 2 वायर निकले हैं और मैंने जाके कहाँ लगा दिया, स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो बताइए, 220 वोल्ट 220 वोल्टेज बल्ब तक पहुंच जाएगा, तो बल्ब जल रहा होगा अपनी स्ट्रेंथ से। बल्ब की पावर है 100 वॉट, तो वो जल रहा होगा। अब मुझे बताइए कि इसी बल्ब का जो एक तार था, उसको दरमियान में से मैंने कट करके एक और बल्ब लगा दिया, ऐसा ही कह रहे हैं ना, एक और इक्विपमेंट। अभी बताइए, ये दोनों बल्ब सीरीज में लगे या पैरेलल? देखिए, करंट वहां से आया, पहले बल्ब से गुजरा, फिर दूसरे बल्ब से, फिर अब बताइए, दोनों बल्ब कैसे लग गए, सीरीज में लगे। जब 2 इक्विपमेंट सीरीज में लगेंगे तो आने वाला पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बताइए, जो 220 आ रहा है, अब क्या दोनों पे 220 रहेगा? हो सकता है इक्वली, अगर सेम स्ट्रेंथ के बल्ब हैं, सेम रेजिस्टेंस के, तो इक्वल। तो पहले पे भी कितना आएगा, 110, दूसरे पे भी क्या आएगा? तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो 220 वोल्ट से जब जल रहा था, पोटेंशियल दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा थी। अब उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अब दोनों की ब्राइटनेस हाफ हाफ हो जाएगी और एडअप होके एक बल्ब के बराबर हो जाएगी। दोनों बल्ब जल रहे होंगे लेकिन उनकी पावर क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, रेडी। तभी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कभी भी सीरीज में अप्लाई नहीं करते, क्योंकि एनर्जी इक्वली प्रोवाइड नहीं होगा। समझ में आती बात? आपके घर में अगर फ्लोर्स हैं कहिए, और ऊपर एक टैंक दिया हुआ, छत के ऊपर एक टैंक है और बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो आप जानते हैं कि अगर मैं एक पाइप में पानी लेके आऊं, पहले मैंने एक रूम्स हैं जहां पे आपने वाटर सप्लाई करना, आपने वो पानी पहले रूम में दे दिया, उससे आगे फ्लो करा के दूसरे रूम में दे दिया, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। समझ रहे हैं? एक ही पाइप। अब आप ये बताइए कि अगर आपने एक हिस्से में, हाँ नहीं, थर्ड थर्ड है, अगर आपने पहला टैप खोल लिया है ना, आप जानते दूसरे और तीसरे टैप में पानी नहीं आएगा, हल्का हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना। और अगर आपने टैप खोला है, दूसरे में नहीं आएगा, दूसरा खोल दिया, तीसरे में नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर ये क्योंकि ये तमाम टैप्स जो आपने इंस्टॉल किए हैं, ये तमाम के तमाम सीरीज में, लेकिन मुझे बताइए, अगर ये सारे टैप सेपरेट कनेक्शन टैंक से डायरेक्टली आ रहे होते हैं, तो सब जगह अगर आप एक ओपन करते तो दूसरे का इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं। इसका मतलब क्या, पावर एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है पैरेलल में, वो इम्पैक्ट नहीं करती। हाँ, कहीं नहीं, वो एक अलग केस है, वो एक अलग केस होता है। उसके अंदर ये होता है कि हॉट वाटर जो होता है ना, वो लाइटर होता है, हल्का होता है। जब वो लाइटर होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर की तरफ उठता है। मैंने आपको बताया था, वो इलेक्ट्रिकल गीजर वाला कोई था ना आप में से, वो जो जिसने कहा था लेटा हुआ गीजर होता है,
सर आपकी क्लास से कौन सी थी? आपने वीडियो में नहीं, कोई गीजर वाला मामला था उसमें। अच्छा खैर जाने दो। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो गीजर होता है उसमें जब वाटर हीटअप होता है, ये हमने 9th में पढ़ा था, तो हीटअप होके एक्सपेंड होता है, लाइटर हो जाता है, तो वो ऊपर वाले पाइप से बाहर निकलता है। अब जब वो एक ऊपर वाले पाइप से बाहर निकला है तो वहां पे तमाम कनेक्शंस सीरीज में दिए जाते हैं, पैरेलल नहीं। और अगर पैरेलल दिए भी जाएं तो मसला यह है कि जो टैंक से पानी आ रहा है, टैंक के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर तो बहुत ज्यादा है, तो वो प्रेशर मेंटेन हो जाता है। लेकिन गीजर से जो पानी ऊपर निकल रहा होता है वो पाइप का डाया तो बहुत कम है। जब वो एक जगह चला जाएगा और एक तरफ से आप टैप को खोलेंगे तो उसका इंपैक्ट दूसरी तरफ आना लाजमी है। समझ रहे हैं? यानी कि आपने एक तरफ से टैप खोल लिया तो ऊपर से तमाम के तमाम पैरेलल दिए हुए हैं, लेकिन मेरे पास अगर सोर्स ही कम है, सोर्स के ऊपर पोटेंशियल, भाई मेरे पास 220 वोल्ट जो आ रही होती है सोर्स, वो ऐसे आ रही होती है कि मैं कितने पंखे चला रहा हूं यहाँ पर, 8, कोई फर्क। लेकिन अगर मेरे पास सोर्स कम आ रही है तो फिर ये 8 पंखे नहीं चल सकेंगे भाई, मैं पैरेलली। यानी कि सोर्स की एक सर्टेन स्ट्रेंथ होती है कि वो कितना करंट सबको प्रोवाइड कर पा रहा है, यानी ये एक अलग बात है। लेकिन ये है कि वहां पर भी हो रहा होता है, उसमें ये है कि गीजर के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो मल्टीपल टैप्स को पैरेलल सीरीज में लगा दिया तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, फिर तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती। समझ में आती है? सर ना पैरेलल ना सीरीज में किसमें लगा? नहीं, आप समझे, अगर मैंने पैरेलल लगाया है तो कुछ टैप्स में आ रहा होगा, कुछ में नहीं आएगा टैप्स में, तो इसका मतलब क्या है? और अगर मैं सीरीज लगा दिया तो फिर एक ही टैप में आएगा, दूसरे में आएगा ही नहीं। सर हम कैसे लगाते हैं पैरेलल? जब आप घर पे गीजर को इंस्टॉल कराते हैं तो एक प्लम्बर को बुलाया जाता है, वो प्लम्बर गीजर को रख के पाइपिंग करता है। वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी होता है, उसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पता होता है, उसको पता होता है कि किधर रेजिस्टेंस ज्यादा है। यही है, वो काम सारे कर रहे होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन डेप्थ के अंदर आपको नहीं पता होता। अच्छा, ये चीज समझ में आई। द सर्किट शुड बी यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैम्प। तो बताओ भाई कौन से करेंगे? देखिए ये भी नहीं हो सकेगा, लैंप ये है, ये भी नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में क्या चीज आ रहा है, ये बैटरी भी आ गई, एमीटर भी आ गया और बल्ब भी आ गया। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, जो ये पोटेंशियल किसका बताएगा? बैटरी का। देखिए अगर ये वाला कनेक्शन यहां से उठा के मैं ए ऐसे दे देता तो ये बता रहा होता, देखो पहला कनेक्शन यहां पे आ रहा है, दूसरा कनेक्शन अगर यहां पे आ रहा होता तो देखो ये बल्ब का पोटेंशियल बता, लेकिन अभी नहीं बता रहा है। आगे चलिए, ये देखिए ये सही, समझ रहे? अगला देखिए, वोल्टेज इतना है और करंट इतना है, आपको रेजिस्टेंस बतानी है लीस्ट, दोनों को डिवाइड करते जाइए V अपॉन I, सबकी वैल्यूज निकालते जाइए, जो इसमें सबसे कम होगा वो आप लिख दीजिए। कर लेंगे ना? बताइए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसने बताया नहीं है लेकिन आपके इल्म में है, ओम्स लॉ। तो आप क्या करेंगे, सबको डिवाइड करते जाइए, व्हाटएवर वी आर गेटिंग मैक्सिमम। कौन सा आ रहा है? बी जो होगा वो सबसे ज्यादा आएगा, वो आप लिख देंगे। सही, जो सबसे कम हो वो जो भी आ रहा है वो लिख देंगे। सही, अब आप देखिए अगला। अच्छा, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस अगर कम से कम कर दी जाए तो पैरेलल सर्किट में उस डिवाइस में से करंट कम से कम गुजरेगा या ज्यादा से ज्यादा? किसी पैरेलल सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे, अब मेरे पास पैरेलल सर्किट का मतलब क्या है, बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स हैं। अब किसी डिवाइस की रेजिस्टेंस बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से गुजरने वाला करंट क्या होगा? अब बताइए, जब किसी डिवाइस में से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट गुजर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो पावर ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जितनी डिवाइसेस हाई पावर के ऊपर, हाई वॉट पे ऑपरेट हो रही होती है, उन सब की रेजिस्टेंस क्या होती है? मैंने बताया था आपको, एसी की रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि इसे करंट क्या चाहिए होता है? ज्यादा। तभी इसमें से गुजरने वाले करंट को अगर आप हाथ लगा लें तो आप नहीं बच सकेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट और ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल क्या होगा इसके ऊपर? ज्यादा। खैर, यहाँ पे देखिए कौन सा सिंबल है करंट और रेजिस्टेंस के लिए? तो करंट के लिए ए होगा और रेजिस्टेंस के लिए ओम। तो बताइए भाई, ये सही है? सही। देखिए आई जो है वो सिंबल, उसकी यूनिट एम्पेयर करंट होती है। आप लिखते हैं ना 4 एम्पेयर, तो 4A लिखते हैं आप। इसी तरीके से वॉट किसकी यूनिट है? पावर।
किसकी? पावर की यूनिट. When a plastic comb is placed next to the small pieces of aluminum foil hanging, the foil repelled by. अब बताइए रिपल्जन हो रही है तो सेम होंगे ऑपोजिट? सेम, लाइक चार्जेस सेम सा. ठीक है भाई, चार्जेस प्लस माइनस सेम ही होगा. ठीक है ना बेटा. To measure the electromotive force of a battery potential difference across the resistor the battery of the same connecting wire. बताओ भाई, उसको EMF of a battery and the potential difference across the resistor, दोनों चीजें क्या चाहिए? क्योंकि EMF क्या होता है, वो भी पोटेंशियल ही होता है. तो पोटेंशियल हमेशा किस चीज से मेजर किया जाएगा? वोल्ट. कौन सा? हाँ, क्या होगा बता फोर्स, जो किसको मेजर करे? मीटर मेजरमेंट को कहते हैं. फोर्स को अगर मेजर कर रहा हो तो, और फोर्स एक्सेलरेशन से इंटरलिंक्ड है तो मुमकिन है, लेकिन एक्सेलरोमीटर अलग होगा. ये फोर्स मीटर न्यूटोनियन मीटर कहलाते हैं, जो कि आमतौर पे फोर्स. हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए सेपरेट होता है. अच्छा, स्टूडेंट यूजेस लेंथ ऑफ अ वायर. सुनो भाई, एज अ रेजिस्टर, एक तार है, उसको आपने भी तो यूज किया है ना, एक तार रेजिस्टेंस के लिए. He discovers that the resistance of a wire is too small. बहुत R की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है. अब क्या है, to be certain of making a resistor of a high value, उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना है? बढ़ाना. तो बताओ वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस बढ़ानी है. रेजिस्टेंस R जो होती है वो किसका आते हैं? रो एल. देखिए, जितनी ज्यादा लेंथ रेजिस्टेंस उतनी, तो बताइए लॉन्गर होना चाहिए. वायर बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ही छोटी आने लगी, बहुत कम आने लगी. तो उसको क्या तकलीफ थी? फुल डिफ्लेक्शन. ग्रेट भाई, बेहतरीन, जबरदस्त. एमीटर की डिफ्लेक्शन क्या दे रहा होगा? ज्यादा. अब एमीटर की डिफ्लेक्शन अगर वो फुल दे रहा है तो वो रीडिंग कैलकुलेट नहीं कर. अच्छा, दूसरा काम क्या किया जा सकता था अगर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा? या तो एमीटर की वैल्यू एक्सटेंड कर दें, और या फिर आप कोई रेजिस्टर अप्लाई करके उसकी वैल्यू को क्या करें? रेजिस्टेंस नहीं. और तीसरा काम क्या करें, जो रेजिस्टेंस वायर लिया हुआ है उसकी लेंथ को बढ़ाएं और विड्थ को क्या करते हैं? वायर को और बारीक कीजिए और लेंथ को और क्या करते जाएं? बढ़ाते जाएं. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही बताया ना कि आप क्या करें, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दीजिए, या मेन सप्लाई से पोटेंशियल को क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, तो भी काम हो सकता है. तो खैर, लॉन्गर एंड थिनर. अगर वायर को थिक करता चला जाऊंगा तो इसका तो क्या है, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी. तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? बी. हाँ बेटे, देखें, वायर की विड्थ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, ज्यादा करंट पास होगा. तो इसका मतलब क्या है कि जितना पतला तार होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा, नहीं, जितना पतला रास्ता होगा उतनी मुश्किल से गुजर पाएंगे, और जितना वाइडर होगा आपके पास बात आसानी आती. आप मेड अप ऑफ सेम मटेरियल से बने हैं. द वायर व्हिच हैज ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी भाई? अब आप क्या करें, रो एल ओवर ए करके निकाल लें आर की वैल्यू. रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए सबको करके देख लें. जिसकी वैल्यू रो एल अपॉन ए, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी वो रिजल्ट होगा या मिनिमम? देखिए, ग्रेटेस्ट जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी, डिवाइड करके देख लें एल. इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा? 50, 500. इसको इससे डिवाइड करें 250. इसको इससे डिवाइड करें 1000. तो इसका मतलब क्या है, सी के ऊपर आ रहा है. और मिनिमम कहता तो किसको कहते हैं? 250. तो यही तो करते हैं, लेंथ को एरिया से डिवाइड कराते हैं. अब बताओ, जब मैं लेंथ को एरिया से डिवाइड कराऊंगा तो एरिया और डायमीटर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. जैसे जैसे मैं डाया बढ़ाऊंगा रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ाऊंगा एरिया बढ़ेगा. नहीं, बार बार ना कहो भाई. जैसे जैसे मैं डाया बढ़ाऊंगा रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ाऊंगा एरिया बढ़ेगा.
तो इसका मतलब क्या है कि मैं एरिया कैलकुलेट करके पुट करूं, मैं डायरेक्टली, मुझे एक्यूरेट कैलकुलेट, मैंने तो मार्क करना है कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो ये सिमिलैरिटी के रिलेटिवली रेशियो बताना है आपने कि किस में से ज्यादा होगा, कितना होगा ये नहीं, कौन सा ज्यादा होगा ये बता। अगर कितना कैलकुलेट करने के लिए आता तो फिर आप मेजरमेंट पे चलो। प्लास्टिक रॉड इज रब विद ड्राई क्लोथ बिकम पॉजिटिवली चार्ज। हाँ भाई, ये क्या कहने हैं कि प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद अ ड्राई क्लोथ। बताइए अगर क्लोथ जो है वो भीगा हुआ है, वेट है, और उससे अगर आप रब कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर जब ये ड्राई कह रहा है तो वेट के ऊपर चार्जेस बिल्डअप क्यों? हाँ बेटे, रेजिस्टेंस कब होती है? तो जब आप टॉवल को या किसी भी चीज को, किसी भी क्लोथ को वेट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या करंट जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वो तमाम के तमाम रॉड से उठेंगे और कहां पे आएंगे, पहले क्लोथ पे, और क्लोथ पे आने के बाद क्लोथ पे एक जगह स्टे नहीं करेंगे, बल्कि वो ऐसा कंडक्टर क्या करते रहेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन की चाहे ज्यादती हो रही हो चाहे कमी हो रही हो किस चीज पे, रॉड पे, वो तमाम की तमाम कवर अप हो जाएगी किस चीज से, वेट, क्योंकि वेट एक्ट करेगा एज अ कंडक्टर। ये बताइए किसी प्लास्टिक रॉड को किसी कंडक्टर से रब करें कभी भी ये प्रोसेस पर, ये चीज जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो चीज रब की जा रही है और जिस पर रब हो रही है, बोथ शुड बी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। और किसी भी मटेरियल को नॉन कंडक्ट होने के लिए जरूरी है कि वो ड्राई हो, क्योंकि आप पानी लगा देंगे उसके साथ, उसको वेट कर देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। तो क्या इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज हुई है तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा। ठीक है भाई, अगर कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, लॉस कर, और अगर गेन करेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, सवाल यह है कि उमूमन प्लास्टिक पे नेगेटिव आता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में यह बात कहना है कि जो प्रोसेस परफॉर्म हुआ है उस प्रोसेस में जो रॉड थी वो क्या हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्वेश्चन को स्पेसिफिक कर दिया ना इन्होंने, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये होगा, नॉर्मली नेचुरली आपके पास परफॉर्म क्या हो रहा होता है, प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, समझे, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव होते हैं। सुन ले, कान खोलें, प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, ये ध्यान में रखिए। हाँ भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं और क्यू आर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर सेम होंगे। ये बताइए, या तो ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव है, या फिर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन ये बताइए कि अगर P नेगेटिव Q नेगेटिव हुआ तो R शुड बी, और अगर Q पॉजिटिव हुआ तो R शुड बी। तो बताओ Q और R एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अनलाइक, ऑपोजिट होने चाहिए। बताइए, ऑपोजिट होने का मतलब क्या है, डिफरेंट होंगे ना। तो बताइए क्यू आर को देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हाँ, कह दिया था, बस फिर तो टेंशन ही नहीं रही, समझ गए ना, कर लेंगे ना आपको। देखो भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, P इज नेगेटिवली चार्ज। बताओ P अगर नेगेटिव है तो Q क्या होगा, सॉरी माजरत, Q क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर Q नेगेटिव हुआ तो R क्या होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, सी। Circuit shows the current I in a resistance R। अच्छा भाई, अब ये कह रहे हैं कि which line gives the possible value of I and R। करंट और रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो वोल्ट 3 आना सर, 3 क्यों 3 क्यों? अच्छा यहाँ पे 3 वोल्ट दिया हुआ है ना, तो ये कह रहे हैं कि आई और आर। अब यहाँ पे बताइए कि वोल्टेज V इज इक्वल्स टू, आंसर क्या होता है, आई आर। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर। क्यों 3 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है, 3 दिया। तो अब करिए मल्टीप्लाई 1.5 इंटू ये,
पक्की बात? 1.5 को ये भी चलो ये बताओ भाई, वोल्टेज और ये आपके पास सोर्स से दे रहे हैं, एक्स रेजिस्टर है, इससे करंट होता है, विच कंपोनेंट है? एक्स क्या चीज होगी भाई बताओ, कौन सा रेजिस्टर? कॉपर, ओहमिक जो होता है। अच्छा अगर ये लाइन ए ऐसे आ रही होती, अब कौन सा? थर्मिस्टर होता है या बल्ब? सबसे पहले ये सोचे कि थर्मिस्टर में क्या होता था, हीट देते थे तो कंडक्शन बढ़ जाती, और हीट मिलती कहां से थी? वोल्टेज बढ़ाने से। बताइए करंट बढ़ रहा है, टूवर्ड्स करंट आ रहा है, भाई टूवर्ड्स करंट जा रहा है तो करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ने का मतलब क्या है कि ये क्या होना चाहिए? थर्मिस्टर। क्या होना चाहिए था? थर्मिस्टर। और अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती तो ये फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट, सही। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि क्या ये कैपेसिटर? कैपेसिटर तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा अगर कैपेसिटर होता तो क्या होता? चार्ज होता और होने के बाद रिजल्ट क्या आ जाता? जीरो। यानी कि ग्राफ ऐसे बनता, शुरू यहां से होता 5 वोल्ट से, पहले वोल्टेज बढ़ते 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 5 पे पहुंचता, और फिर 5 पे पहुंच के वोल्टेज क्या हो जाता? कांस्टेंट। ऐसा ही होता था ना, जब कैपेसिटर लगा होता था तो दोनों तरफ पोटेंशियल पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, 4 4, 5, और 5 में जाके क्या हो जाता है? पोटेंशियल कांस्टेंट। फिर ना ऊपर करंट जाएगा ना नीचे, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला अगर ग्राफ होता, अव्वल तो देंगे नहीं ये ग्राफ, लेकिन अगर दिया जाएगा तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधी जाएगी और फिर यूं सीधी हो जाएगी, ये कैपेसिटर। क्लोज स्विच, अच्छा क्लोज स्विच, अगर इसकी जगह एक स्विच यूं करके क्लोज कर दिया जाता, बताओ क्या हो जाता? ये हो जाता शॉर्ट सर्किट। यानी कि रेजिस्टेंस होनी चाहिए ना, मिनिमम रेजिस्टेंस। भी तो है ना, जो वायर कनेक्ट हुई है उसकी अपनी रेजिस्टेंस कॉपर वायर होता है, नहीं होती। शॉर्ट सर्किट के अंदर जो तार इस्तेमाल किया था वही तार बाहर भी है। अच्छा रेजिस्टेंस एमीटर की तो आ जाएगी ना, तो एन मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट ना, लेकिन एमीटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है ज्यादा, तो जला देगा। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ऐसा से हो सकता है वोल्ट मीटर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लेकिन इसके अंदर क्लोज सर्किट भी नहीं होगा, मेटालिक रेजिस्टर यकीन, और ओपन सर्किट स्विच ये भी नहीं होगा। अच्छा ओपन सर्किट स्विच होता तो फिर क्या होता? इनकम्प्लीट, तो पोटेंशियल ज्यादा था कम, तो जीरो आने का मतलब क्या है? लाइन ग्राफ के ऊपर ए ऐसे बन रही है, यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने ग्राफ ऐसे दिया है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लो। हाँ बेटी, पैरेलल। देखो जो मेटल कंडक्टर होता है उसमें देखिए क्या होता है, हमारे पास ग्राफ ये दिया गया है, हमसे ये कह रहे हैं कि जब मैंने इसको सोल्यूशन किया तो वोल्टेज और करंट आए, उनको जब मैंने ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने पे मेरे पास ये वाला ग्राफ आया। बताइए लाइन स्ट्रेट है? लाइन जब मैंने ड्रॉ की तो लाइन व्हाट वी आर गेटिंग है स्ट्रेट लाइन। हमारे पास लाइन कैसी आ रही है? अगर लाइन स्ट्रेट आ रही है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक रेजिस्टर होगा जो कि कॉपर टाइप का रेजिस्टर हो जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो बताइए यहाँ पे जो चीज लगाई गई है, इस चीज को देखते हुए मुझे पता लग रहा है कि वो क्या है, वो एक मेटालिक रेजिस्टर है। अभी नहीं समझ में? नहीं एक अच्छा भाई ये रिपीटेड हो गया, ये हम देख चुके हैं बेटा। हाँ when there is an electric current in a metal wire, what flows through the wire? बेकार से न्यूट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। अच्छा प्रोटॉन्स क्यों नहीं फ्लो करते? अगर एटम फ्लो करते होते तो क्या होगा? तो पता चला तार आपका गायब होता जाता है, लगता है नहीं। अच्छा table shows the voltage and current rating from the 4 electrical heaters. Divide. देखें एक चीज, प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ अकेले आप लोग नहीं,
इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि चीजों को समझना चाह रहे हैं, जिनके दिमाग के अंदर वो चीज बार बार कहेंगे ना तो हो सकता है कि उनको समझ में आ जाए। तो सिर्फ अपने लिए ना सोचें कि मैं कर चुका हूं तो मैं निकल जाऊं। थोड़ा सा ना है, हमें चलना इस तरीके से चाहिए कि सिर्फ अपना ही ना देखे, दूसरे का भी एहसास करें। तो थोड़ा सा, मुझे नहीं आता, आप लोगों से ज्यादा आता है, लेकिन मैं क्यों पता पढ़ा रहा हूँ, ये मैं 10 दफा नहीं करा चुका हूँ पहले, मुझे क्यों शौक हो रहा है बार बार करना। इसी वजह से ना, जो चीज मैं अपने अंदर बिल्डअप कर रहा हूँ आप लोग भी कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा भाई, ये वोल्टेज वी हो गया और ये करंट आई, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो डिवाइड कर लेंगे, जिसकी रेजिस्टेंस लीस्ट होगी वो। अच्छा एक और बात बताइए, अगर ये कहता है लीस्ट पावर, अब क्या करते? अब याद करो, सुनो, सुन लो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। क्या कहता है ये लीस्ट पावर? मैंने अभी आपको ये चीज समझाई थी कि एसी की रेजिस्टेंस कम होती है, करंट ज्यादा आता है तो पावर क्या होती है, यानी कि पावर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस क्या हो। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पावर कहता तो तुम रेजिस्टेंस निकालते, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती उसकी पावर क्या होती। तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आप दोनों को डिवाइड करेंगे और लीस्ट रेजिस्टेंस में मिनिमम वैल्यू लास्ट। भाई देखिए ये रेजिस्टर दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर डज नॉट चेंज। बताओ अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं और ये थर्मिस्टर होता तो लाइन किस तरफ घूम जाती, करंट की तरफ। और अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा होता और ये बल्ब फिलामेंट होता तो लाइन किस तरफ घूम जाती, अवे फ्रॉम करंट। लेकिन अगर ये परफेक्टली कंडक्टर होता है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो लाइन ना ऊपर जाती ना नीचे बल्कि। लेकिन अगर सर्किट ओपन हो जाता तो लाइन खुद से कहां पे आ जाती है, एक्स एक्सिस पे आ जाती, यानी कि लाइन उस एक्सिस पे आ जाती जहां पर वोल्टेज हमेशा क्या रहता, जीरो। अब अगर वोल्टेज वाई एक्सिस पे होता तो लाइन वाई एक्सिस पे चली जाती, यानी कि लाइन वोल्टेज पे चली जाती। और अगर सर्किट क्लोज हो जाता तो लाइन जो थी वो करंट के ऊपर आ जाती। अगर सर्किट शॉर्ट हो जाता, क्लोज होने का मतलब क्या है, सर्किट शॉर्ट होगा तो लाइन करंट पे आ जाएगी, क्योंकि सर्किट शॉर्ट होने का मतलब क्या है, करंट बहुत सारा हो गया। जब करंट बहुत सारा हो गया तो वो लाइन खुद ब खुद कहां पे आ जाएगी, और वोल्टेज बहुत सारा हो जाने का मतलब क्या है, दूसरे। तो भाई इसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो, इसका मतलब क्या है बेटा, बता क्या रहा है, किसी सर्किट में सो गए, किसी सर्किट में जागते रहे भाई, किसी सर्किट में वोल्टेज में बढ़ा रहा हूं लेकिन करंट क्या हो रहा, तो बताओ किसी हद तक क्या हो सकता है कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टर लगा है वोल्टेज इंक्रीज करने से हीट बढ़ रही है और हीट बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है और करंट क्या होता है, कम। तो किसी हद तक ये बल्ब फिलामेंट के क्लोज जा सकता है, लेकिन उसके अंदर ग्रेजुअली होता है, इसमें वो चीज मेंशन नहीं। ये क्या मतलब हुआ, क्या चीज, बताओ कोई जवाब मुझे इसका दे तो मैं एक टॉपिक रखती रहूं। बताए वो कौन सा केस होता है जब करंट कांस्टेंट हो जाता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगा, हाँ किसी हद तक। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि आपने ज्यादा सही नहीं बताया। चले खैर